हम जब भी कोई फ़िल्म या शो करते हैं तो उसकी बहुत सारी यादें हमारे साथ रह जाती हैं और सबसे मज़ेदार यादें होती हैं सीन्स करते हुए। मतलब कलाकार के तौर पर तो हमें उसी में मज़ा आता है कि जब वो सीन्स घटते हैं तो उनके पीछे क्या घटता है, कैसे उसकी तैयारी होती है। और कुछ सीन्स ना हमेशा एक कालजयी जैसे हो जाते हैं कि हर शो, हर फ़िल्म में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ना ऑडियंस को भी बहुत इम्पैक्टफुली याद रहते हैं और हमको भी बहुत इम्पैक्टफुली याद रहते हैं। सिया के राम के दौरान तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं, ऐसे बहुत सारे सीन्स घटे। एक बहुत ही ऐसा गहरा सीन जो मेरे दिल में घर कर गया और जो आप सबने भी बहुत पसंद किया है वाइडली। मुझे आज भी उसके बारे में कितने सारे लोग बोलते हैं, बात करते हैं। मैं जब भी उसके बारे में याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोप भवन का सीन है और केकई के साथ मेरा राम और केकई का सीन। जब केकई जो है कोप भवन में जा चुकी हैं, दशरथ बेहाल हैं, वो उनसे वचन मांग चुकी हैं कि राम जो है वो वनवास जाएंगे और राम उनसे केकई से मिलने कोप भवन में जाते हैं दशरथ को सांत्वना देकर। और केकई जो हैं वो एकदम उधेड़बुन में, वो गुस्से में भी हैं, पीड़ा में हैं कि वो राम को उन्होंने वनवास भेजने के लिए वचन मांग लिया है। राम उनका सबसे प्रिय बेटा और राम की सबसे प्रिय माँ केकई, और उन दोनों के बीच का ये द्वंद्व बिना कहे, बिना शब्दों के, कम शब्दों में हम लोगों ने वो सीन किया। क्रूषा जी जो केकई का किरदार निभा रही थी, बहुत ही सीजन एक्टर, और हम दोनों की ना बहुत ही बेहतरीन ऐसी एक केमिस्ट्री थी कि हम ड्रम शॉट्स खेलते थे साथ में और हमको बड़ा पसंद था पुरानी फिल्मों के नाम एक दूसरे के साथ में शेयर करना। और हमारी एक बड़ी हंसी मजाक वाली बड़ी सी अच्छी सी केमिस्ट्री थी। और उस सीन में ना मुझे आज भी याद है, हम लोग वो सीन पूरा ब्लॉक कर रहे थे कि आप वहाँ से जाएंगी, इधर मुड़ेंगी, मैं इधर तक आऊँगा, फिर मैं आपको टर्न करके यहाँ पे देखूँगा। और वो मोमेंट था कि क्रूषा जी जो हैं वो सामने देख रही हैं और मैं फ्रेम में एंटर करता हूँ और मैं उन्हें, जब वो मांग लेती हैं कि तुम्हें 14 वर्ष वनवास जाना होगा, वल्कल धारण करना होगा, मैं बस उनकी तरफ देखता हूँ, उन्हें टर्न करता हूँ, वो मेरी तरफ देखती हैं आंखों में आंखें डालकर, और मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, बस माँ। राम बस इतना बोलते हैं, बस माँ, और केकई सिर्फ उन्हें देखती रहती हैं और उनकी आंखें भर आती हैं कि मैं मेरे पुत्र के साथ ये क्या कर रही हूँ। और वो उसकी आंखों में आंखें नहीं डालकर देख पाती हैं और वो टर्न कर जाती हैं। वो जो मोमेंट था ना, वो आज भी मेरे जहन में गड़ा हुआ है। क्योंकि क्रूषा जी ने और हमारे बीच में पता नहीं उस वक्त एक अचानक एक स्पार्क था, एक स्पार्क कहीं से आया। उन्होंने देखा मेरी तरफ, मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा और मैंने पता नहीं मैंने कैसे उस समय बोला कि बस माँ, जो कि लिखा हुआ नहीं था, कहीं नहीं लिखा हुआ था, इट जस्ट केम टू मी। उस समय मैंने उनको बस इतना बोला, बस माँ, और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही और वो अपना रोना रोक नहीं पाई, वाकई में नहीं रोक पाई, और उसमें उन्होंने टर्न कर लिया। कट हुआ, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रो रहे थे, वो रोती रही, मैंने सिर्फ उनका हाथ पकड़ा हुआ था। और तकरीबन 10-15 मिनट तक सिर्फ सन्नाटा था और हम दोनों बस एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। वो जो मोमेंट था ना, वो मतलब इतना मैजिकल था और आज भी मेरे जहन में याद है। और वो शायद इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने किरदारों को उनकी जो सच्चाई है, आप उसके कोर को ना इतना सा टच कर जाते हैं ना जब, तब ये आपके साथ घटता है। और वो जो माँ बेटे का एक ताना बाना, जैसे हमने हमेशा केकई को देखा है कि केकई को हमने हमेशा विलेनियस रूप में देखा है, ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। केकई भी माँ थी, राम से उनका प्रेम था और उसको हमने किस तरीके से, वो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो था उसको किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से उस पूरे सीन में वो निखर कर आया ना। क्रूषा जी, आई लव यू फॉर दैट। तो हम बात कर रहे हैं सिया के राम की और कैसे सिया के राम बना, घटा। और सबसे महत्वपूर्ण जब हम इस तरह के शोज करते हैं तो उसमें हो जाती है कास्टिंग। कास्टिंग एक ऐसा पहलू है किसी भी शो, किसी भी फिल्म का, किसी भी कंटेंट का, जो उसे बना और बिगाड़ सकता है। कास्टिंग अगर गलत हो जाती है तो आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लें, चाहे कितना अच्छा बना लें, चाहे कितना पैसा खर्च कर लें, वो कभी अच्छा नहीं बन सकता क्योंकि आपका कलाकार उसे निभा ही नहीं पा रहा है। और सिया के राम की कास्टिंग उतनी महत्वपूर्ण थी और उतनी ही तल्लीनता से उसे किया गया था। और कभी कभी कहते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है, तो ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन भी हुआ बहुत दफ़े। अब वो चाहे मेरी कास्टिंग हो, सीता की हो, या बाकी किसी भी किरदार की हो, और सभी किरदार अपने अपने
पात्रों को उन्होंने सभी ने बहुत ही तल्लीनता से और बहुत ही ईमानदारी से निभाया। और वो कास्टिंग का क्या पूरा एक प्रक्रिया रही, उस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। आइए बात करते हैं। हमारे हनुमान जो थे उसकी कास्टिंग, जो रावण बने उनकी कास्टिंग, जो सीता बनी उनकी कास्टिंग, चलो मेरी तो बात हमने कर ली कि आप लोगों को इतना कुछ लगा जो भी बात थी, और लोगों ने देखा भी सारा अभी, बट बाकी लोगों की कास्टिंग उतनी महत्वपूर्ण, उतनी इंपॉर्टेंट, जनक की कास्टिंग, दशरथ की कास्टिंग, कौशल्या की कास्टिंग, तो ये सब जो फेसेस थे, क्योंकि ये सारे फेसेस अपनी एक अहमियत रखते हैं यार। ये सारे सीन्स ना लिखते समय भी ना, मतलब हमारी राइटर्स की टीम इतनी बढ़िया थी और हमारा रिसर्च इतना बढ़िया था, और हम इतनी मेहनत करते थे। मतलब मैं ऑफ कोर्स पाठक जी के गाइडेंस में होता था, मैं बोधि जी होते थे, आनंद नीलकंठन, सुब्रत, और और कास्टिंग बताता हूँ क्यों हमने इतनी बढ़िया कास्टिंग, हम इतनी अच्छी कास्टिंग कर पाए। कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या करते हैं, हम जब कोई कहानी लिखते हैं तो फिर हम उसके किरदारों के कैरेक्टरिस्टिक पे काम करते हैं और फिर हम तय करते हैं कि इसके हिसाब से हमको कास्टिंग करनी है। रामायण के जितने पात्र हैं ना, वो तो तुम्हारे पास हज़ारों साल से हैं। करेक्ट। उस पर वो मतलब एक गिवन है कि आपका ये कैरेक्टर ऐसा, और आप उसमें जितना रिसर्च करते हैं, जितना गहरे में जाने की कोशिश करते हैं, आपको वो और क्लियरिटी होती है। जैसे हमको राम की पूरी पर्सनैलिटी में सौम्यता चाहिए था, कंपैशन चाहिए था, उसकी आंखों में लोगों के लिए दर्द चाहिए था, प्रेम चाहिए था। तो बहुत सारी कास्टिंग, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद हमने ज़ीरो इन किया आशीष शर्मा पे। हमें लगा आशीष शर्मा से ज़्यादा बेहतर राम कोई हो नहीं सकता। मदिराक्षी सीता की कास्टिंग हमने लास्ट मोमेंट तक हम करते रहे। मदिराक्षी ने ज़्यादा हिंदी में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, मुझे पता नहीं, शायद साउथ में थोड़ा काम किया था। साउथ से आई थी, और हम परेशान थे कि कैसे होगी कास्टिंग, कैसे करेंगे। उनके लिए हिंदी थोड़ा सा मुश्किल था, बट शी वाज सो हार्ड वर्किंग। वो इतना मेहनत करना, उसकी वो घटना बताऊं ना, वो जो कास्ट हुई थी, तो बड़ी मैजिकल सी घटना थी। करेक्ट। तो अब ये सारे इशारे थे। जैसे हम फिल्म सिटी में कर रहे थे मॉक शूट, और कई सारी एक्ट्रेसेस थी जो सीता, जिनके साथ हम सीता का मॉक शूट, मुझे कुछ 5-6 तो मैंने ही किए थे। हाँ। तो सीता जब मदिराक्षी आई, उस समय बादल से वो फिल्म सिटी का जंगल ढक गया था, और हम वहाँ पे वही मॉक शूट कर रहे थे। हमें लगा पता नहीं कैसे शूट कर पाएंगे, थोड़ी बारिश भी होने लगी। मदिराक्षी आई तो बादल छट गए। तो हमें लगा यार ये तो कमाल हो गया, ये तो हम सोच रहे थे कैसे शूट करेंगे, और ये देखो। और जब मदिराक्षी ने हमारे साथ शूट करना शुरू किया, वहाँ बहुत सारे बंदर आ गए। ये बात तो सुहाना थी वहाँ पे, और हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार ये सारे साइंस हैं। करेक्ट। देखना सीता यही बनेगी। उसके बावजूद हम लास्ट मोमेंट तक हम ऑप्शंस पे काम करते रहे, और दार्जिलिंग में हमारा पहला शेड्यूल था, शूट था, और शूट के लास्ट मोमेंट 11th आवर में हमने कास्टिंग मदिराक्षी ही सीता बनी। वही तो बात है कि जब कार्तिक, हाँ वो बड़ी कमाल की कास्टिंग थी। वो हमने साउथ से, मतलब वो रावण, हमें वो कन्नड़ा है ना कार्तिक। हाँ कन्नड़ा है। हाँ तो रावण हमने, मतलब हमें ये पता था कि रावण हमको ये लगा था कि साउथ का रावण होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के लिए रावण का साउथ, लंका से है, वो साउथ से है। करेक्ट। तो और प्लस रावण को हम राक्षस की तरह नहीं दिखा। हम चाहते थे एक ऐसा रावण जिसके चेहरे पे ना ज्ञान का तेज हो। करेक्ट। तो और कार्तिक इतना मेहनती एक्टर था। जब उसको हमने रावण के लिए अप्रोच किया, उसने खुद से अपना ऑडिशन बनाया, और वो ऑडिशन उसने भेजा। हाँ रिमेम्बर, वो बता रहा था कि उसने कुछ बहुत समय तक मेडिटेशन किया, वो करते हुए उसने कुछ वीडियो बना के भेजा था। ब्रिलियंट। हाँ, उसने पूरा एक सीन, हाँ करेक्ट, और खुद से किया था पूरा, खुद से किया था, बहुत इम्प्रेसिव था। हाँ। तो इस तरह से हमने रावण की कास्टिंग की। दानिश रेसलिंग में जाना चाहते थे। दानिश ऑलमोस्ट 7-7.5 फीट के हैं, और हमको हनुमान चाहिए था, जो हनुमान मतलब शक्ति
दिखे उसके अंदर, वो बल दिखे। और ऑफ कोर्स दारा सिंह ने एक ऐसा एक पैरामीटर बना दिया, पैरामीटर बनाया था, वो एक ऐसी छाप थी। हम चाहते थे कि हमारा हनुमान जब सब पूरी भीड़ सबके साथ खड़ा हो तो वो लगे कि ये बजरंग बली खड़े हैं, बली खड़े हैं। तो दानिश ने कभी एक्टिंग नहीं की थी, जब उन्होंने किरदार को प्ले करना शुरू किया, इतनी मेहनत से उसने काम किया, इतना बढ़िया काम किया। दशरथ की कास्टिंग इतनी मुश्किल थी। दिलीप जी, दशरथ बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है, मतलब उसके चेहरे पे ना वो दोष भी दिखना चाहिए जो उनसे हुआ है। श्रवण कुमार उनके हाथों मारे गए और वो श्राप मिला जिसकी वजह से एक तरीके से रामायण का आधार रखा गया। तो वो एक गिल्ट भी है उनके अंदर, और उनको पता है कि ये मुझे झेलना पड़ेगा। कैकेयी को उन्होंने एक वरदान दिया था जिसका कोई तुक नहीं था। लेकिन तो ये सारी चीज़ ना, मतलब आप एक ऐसे राजा जो तेजस्वी तो है ही, उसके अंदर एक ऑरा तो है ही, लेकिन वो कमियां भी दिखी। अरे पर मज़ेदार कास्टिंग थी दिलीप सर की, मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके। वो क्या, वो बड़े इंग्लिश हैं अंदर से, ही इज फ्रॉम इंग्लिश थिएटर, वो लंदन में उन्होंने इतना थिएटर किया हुआ है, एंड उनको वो थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होती थी, बट इतने मेहनत, एक तो इतने सीजन एक्टर हैं, इतने बड़े हैं उम्र में, और वो उनको कोई कोताही नहीं थी पूछने में। चीज़ मुझे याद है, हम लोग लेपाक्षी में कर रहे थे शूट उनके साथ पहला दिन, और दाढ़ी दी थी हमने, और उसके मेकअप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो दाढ़ी फिट नहीं आ रही थी, और हमने कई सारी दाढ़ियाँ उनके ऊपर ट्राई की थी, और लेपाक्षी भयंकर गर्मी एक्सटीरियर में शूट कर रहे हैं, और वो आदमी और लगातार वो अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रहे हैं। कभी माइथोलॉजी उनके लिए बड़ी चीज़ थी। इतना सिंसियरली बैठ के, उतने पेशेंसली, मुझे लग रहा था ये आदमी अब फटेगा। लेकिन उस दिन के बाद मुझे लगा कि ये आदमी आज नहीं फटा तो कभी नहीं फटेगा। आउटस्टैंडिंग या मतलब वो डे मतलब लगातार रिहर्स करते थे, और वो शर्म नहीं करते थे पूछने में, क्योंकि उनको पता था कि हाँ हिंदी के शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो अरे यार आशीष तो देख लेना यार, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो बता देना मुझे। मैंने कहा मैं बता दूंगा। और उनका ना मतलब हम लोग जब काम कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक बड़ा टिपिकल वो निकाला था, यार मैं तुझे मतलब हाउ डू आई कॉल यू, यूर माई सन। तो उनको वैसे था ना कि यूर माई सन, यू नो व्हाट शुड आई डू, आई शुड डू समथिंग ना। मैं कहा आपको जो ठीक लगे आप करिए, आप समझिए, तो वी डू रिहर्स। तो उन्होंने ना वो एक ऐसा निकाला था ये, तो ये पता नहीं वो कैसे ड्यूरिंग रिहर्सल, तो इट वाज लाइक कि वो कुछ होता था ना, वो तो एक बहुत सारे साइलेंट मोमेंट आप देखोगे, स्पेशली जब वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो केके वाला पूरा जब वो प्रकरण चलता है, तो वो ना उस समय उनको उठाता हूँ, वो यार स्विंग के ऊपर उनको लेटाता हूँ नीचे, वो कॉरिडोर में मैं उनको पकड़ता हूँ, मेरी गोदी के अंदर वो हैं, वो ना वो ऐसा एक कुछ उन्होंने मोमेंट क्रिएट किया था कि वो ऐसा कुछ करते थे, यू नो लाइक माई सन, मेरे पुत्र टाइप का। वो इतना खूबसूरत था वो, एंड इट जस्ट हैपेंस बिकॉज यू हैव कास्टेड गुड एक्टर्स, कि आपने अच्छे एक्टर्स को और डेडिकेटेड एक्टर्स। उन्होंने एक और चीज पकड़ ली थी कि उनको पता था कि दशरथ की कमजोरी है राम। हाँ, वो ये चीज पकड़ी थी उन्होंने, ये सही गलत से परे था राम, करेक्ट। उन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ब्रीफ मांगा, और हमने उनको यही बताया था कि जब राम को वनवास होता है तो दशरथ खुद कह देते हैं कि तुम तख्ता पलट दो, तुम मुझे अरेस्ट कर दो, क्योंकि दुनिया तो तुम्हारे साथ है, अयोध्या तुम्हें कभी मना नहीं करेगी, तुम राजा बन जाओगे, मुझे जेल में डाल दो। इस तरह की भी एक कॉन्वर्सेशन दशरथ और राम के बीच में हुई थी, लेकिन राम डिसाइड करते हैं कि नहीं, आपने वचन दिया है तो आपके वचन का पालन किया जाएगा, ये नहीं। तो ये सारे ब्रीफ के बाद ना उन्होंने ये चीज़ भी गांठ बांध दी थी कि मेरी वीकनेस राम है, और मेरे लिए सही गलत एक तरफ है और राम एक तरफ। तो ये 2-3 चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से। ये तो हमने बात की कास्टिंग। हाँ बताइए। जनक की कास्टिंग, जनक के चेहरे पे ज्ञान का तेज होना चाहिए। मिथिला ज्ञान की नगरी है, जहाँ सीता का जन्म होना है। करेक्ट। और जब हमने जनक को देखा, तो जब हमने विजय जी को देखा, तो हमें लगा कि यार इनसे अच्छा जनक तो कोई हो ही नहीं सकता। वो योग वाला शरीर, करेक्ट, वो एनीवेज वो योग में है, मेडिटेशन, उनकी आंखों में, उसके चेहरे पे वो शांत वो भाव। करेक्ट। तो बिक गए थे, मतलब हम उनका लुक देखकर ही बिक गए थे कि ये यही हमारे जनक होंगे। तो ऐसे हमने कास्टिंग की, ऐसे बना सिया के राव।